हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उदारवादी कांग्रेस की राजनीति के संबंध में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उदारवादी कांग्रेस की राजनीति के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उदारवादी कांग्रेस की किस प्रकार की राजनीति थी और कौन कौन से उदारवादी नेता थे। और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आप लोगों से फिर एक बार हर बार की तरह गुजारिश करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे नए नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से भारत में इसका उदय हुआ था और इसके अंतिम परिणाम के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में। लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक सरल रेखी नहीं था। मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन में समय समय पर अलग अलग विचारधारा के लोगों का प्रभाव था और इस विचारधारा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को चार प्रमुख भागों में बांट के देखा है। एक एक पहला चरण था उदारवादी कांग्रेस की राजनीति, जो कि 1885 से 1905 तक रहता है। इसी तरह से बाद में कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे उसका प्रभाव बढ़ा और उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति को हम पढ़ेंगे 1905 से 1919 के बीच में। इसी तरह से गांधीवादी राजनीति, जब गांधी जी का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस पर पड़ा तो इस फेज को हम गांधीवादी राजनीति का फेज कहते हैं और ये फेज था 1919 से 1947 तक। इसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग एक समानांतर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, जिसमें कि देश के जो युवा वर्ग थे वो कांग्रेस की राजनीति के बजाय वो हिंसा और शक्ति के बल पर एक तरह से विजय प्राप्त करना चाहते थे। इन चारों चरण का एक संक्षिप्त परिचय सबसे पहले दे देना चाहता हूँ, ताकि बाद में जब मैं इसमें एक एक वीडियो बना के बताऊँगा तो आपको स्पष्टता बनी रहे। उदारवादी कांग्रेस की राजनीति क्या था। इस चरण में जो शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जो कि पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित थे, उनका प्रभाव था। इसी तरह से उग्रवादी जो कांग्रेस की राजनीति थी, इसमें कांग्रेस के जो उद्देश्य थे उसमें विस्तार हुआ और कांग्रेस में उग्र तरीके से सरकार से मांग करने वाले लोगों का उदय हुआ। बाद में गांधीवादी चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाया। इसी तरह से समानांतर क्रांतिकारी राजनीति आंदोलन के बारे में हमने बताया कि जो कांग्रेस की राजनीति से असंतुष्ट युवा वर्ग थे और वो चाहते थे कि सरकार से मांगने के बजाय शक्ति के बल पर देश की स्वतंत्रता हासिल किया जाए। तो इस तरह से ये चारों चरण था और चारों चरण के संबंध में हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग घटनाओं को। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे केवल उदारवादी कांग्रेस की राजनीति के संबंध में। सबसे पहले हम एक बेसिक परिचय दे देना चाहते हैं उदारवादी कांग्रेस की राजनीति के संबंध में। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने नेताओं का इस चरण में प्रभाव था। इसको उदारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। इसका लक्ष्य केवल ये था कि भारतीयों के लिए कुछ रियायत प्राप्त किया जा सके, कुछ छूट प्राप्त किया जा सके। भारतीयों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जाता है, जो असमानता के साथ पेश आया जाता है, ब्रिटिश सरकार जो पेश आती है, उन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, ठीक करना केवल इसका लक्ष्य था। इसको उदारवादी लोगों को ब्रिटिश सरकार के न्यायपरिता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और यही कारण है कि उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगें जो मांगी गई वो प्रतिवेदनों, भाषणों, लेखों के माध्यम से मांगा जाता था। कोई लड़ करके इनके द्वारा ये सभी चीज़ें नहीं मांगी जाती थी। एक बार तो जो उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, उनके द्वारा कहा गया कि हम ब्रिटिश जनता हैं, हम अपने हक की मांग कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्था से हम वंचित रह जाते हैं तो फिर भारत को अंग्रेज़ों के स्वामित्व में रहने का लाभ क्या है। मतलब एक तरह से वो ब्रिटिश सरकार की अधीन ही रहना चाहते थे और उसी के अधीन रह करके अपनी जो मांगें थी उसको पूरा करना चाहते थे।
कांग्रेस के उदारवादी नेता एक तरह संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इसमें जो प्रमुख उदारवादी नेता थे इस चरण में वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, मदन मोहन मालवीय थे और दिनसा वाचा थे। इन लोगों ने उदारवादी लोगों ने अपनी समस्याओं से जो ब्रिटिश जनमत है उसको अवगत कराने के लिए दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। इस भारतीय सुधार समिति का उद्देश्य था कि इंग्लैंड की जनता को बताना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रकार से जुल्म किया जाता है भारतीयों पर, ताकि ब्रिटेन की सरकार जो है, ब्रिटेन की जनता जो है वहाँ पर मांग करे, भारतीयों की जो अधिकार थे उनके लिए डिमांड करे। और ये उद्देश्य था इस भारतीय सुधार समिति के गठन का। इसी 1888 में उदारवादियों के दबाव में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का क्या दृष्टिकोण था। तो हमने पहले बताया था कि ब्रिटिश सरकार का प्रारंभ में जो नज़रिया था कांग्रेस के प्रति वो उदार था। यहाँ तक कि हमने बताया था कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कलकत्ता के अधिवेशन के बाद उनके सदस्यों को भोज तक दिया था। अब कुछ बेसिक और परिणाम देख लेते हैं उदारवादी चरण के संबंध में। उदारवादी चरण का जो फेज था इसमें कांग्रेस का स्वरूप कहा जाता है कि कहा नहीं जाता है बल्कि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष रहा, क्योंकि सभी धर्म के लोगों ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। जैसे कि 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया, तो 1886 में कोलकाता में एक पारसी विद्वान दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। इसी प्रकार से 1887 में मद्रास में एक मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। और 1888 में इलाहाबाद में एक ब्रिटिश अंग्रेज जॉर्ज यूल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो एक तरह से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूल थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो प्रारंभिक स्वरूप था कांग्रेस का वो धर्मनिरपेक्ष था। अब कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में जो सबसे प्रभावशाली नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिसको कि उदारवादी नेता जिसको कि उस समय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इसी तरह से एक और महान शख्सियत थे उस समय उदारवादी चरण में, रमेश चंद्र दत्त, जिसको आरसी दत्त भी कहा जाता है, जिसने 1899 के लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और उनके द्वारा ही पुस्तक लिखी गई थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारत की प्रथम आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। तो ये एक बेसिक परिचय था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी फेज का। अब इसमें हम देखते हैं कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनके प्रारंभिक सफलताएं क्या थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हमने बताया था कि उदारवादियों के द्वारा सिविल सेवा की उम्र को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया गया था, सरकार से मांगें की गई थी। इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए 1886 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और उस समय क्या होता था कि केवल इंग्लैंड में ही सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता था, ताकि कम से कम भारतीय इसमें भाग ले सके और कम से कम भारतीय इंडियन सिविल सेवा का हिस्सा बन सके। लेकिन ये उदारवादियों का ही ये आंदोलन था, उदारवादियों का ही एक परिश्रम था, संघर्ष था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ परीक्षा कराने पर सहमति बनी, सरकार को मानना पड़ा। इसी तरह से भारत में जो अननेसेसरी व्यय किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसको बैलबाई आयोग कहा जाता था। इसी तरह से उदारवादियों के द्वारा जो विधानसभा थे, विधायिका थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चुने हुए लोगों का प्रतिनिधित्व की बात मांग की जा रही थी। उस समय जो विधानसभा थे उसमें चुने हुए लोगों के बजाय सरकार द्वारा मनोनीत जो नॉमिनेटेड लोग थे उसकी संख्या अधिक थी।
नॉमिनेटेड लोग ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता था कि कभी भी कोई बिल अगर प्रस्तुत किया जाता था, कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता था, तो नॉमिनेटेड लोग यानी कि जो सरकार के समर्थक लोग थे उनकी ही चलती थी। और वो अगर जिसको चाहते थे कोई बिल पारित करा सकते थे, और जिसको नहीं चाहते थे बिल रिजेक्ट हो जाते थे। यानी कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उसके उसके वोट का कोई वैल्यू नहीं था। तो इसी के कारण उदारवादियों के द्वारा यह दबाव बनाया गया कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाए, उसके अधिकार को बढ़ाया जाए। और बाद में सरकार को इस पर भी झुकना पड़ा, और उदारवादियों के दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों के की संख्या बढ़ाई गई, उसके अधिकार को बढ़ाया गया था। इसी तरह से इस चरण को इस नज़रिए से, इस दृष्टिकोण से भी देखा जाता है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा धन के निर्गमन सिद्धांत और महादेव गोविंद रानडे द्वारा आधुनिक उद्योग के विकास के महत्व को लोगों के सामने रखा गया था। हमने बताया था कि धन का निर्गमन सिद्धांत क्या है। एक संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि धन के निर्गमन सिद्धांत के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने ये बताया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रति वर्ष भारत से धन का, संपदा का एक तरह से यहाँ से निर्यात इंग्लैंड को कर दिया जाता है, और उसको बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि जो रमेश चंद्र दत्त थे, उनका कहना था कि ये इतना बड़ा लूट था कि जो नादिर शाह जो लूट करके गए उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा लूट था ये। और इसका माध्यम क्या था इस लूट का माध्यम था वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो पूंजीपति उद्योगपति थे जो थे, उनके द्वारा भारत में निवेश बड़े पैमाने पर किया गया, और उस निवेश से जो मुनाफा हुआ वो लेकर के वो इंग्लैंड चले गए। इसी तरह से भारत में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेवेन्यू प्राप्त किया जाता था, उस रेवेन्यू से भी वो जो यहाँ पर व्यापारिक वस्तुएं थी उसको खरीद करके व्यापार के यूरोप के बाज़ार में बेच करके उसका मुनाफा इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। तो कई तरह से यहाँ के जो धन थी, जहाँ की जो संपदा थी, एक तरह से उसका निर्गमन इंग्लैंड किया गया। अंत में इस जो उदारवादी फेज था इसको आर्थिक राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में जो आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक लिखी गई, और आर्थिक जो मामले थे जैसे कि धन के निर्गमन सिद्धांत, उद्योगों के विकास के महत्व, इन सब पर चर्चा की गई। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें उदारवादियों के संदर्भ में थी, उदारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसके प्रारंभिक चरण में उदारवादियों का कांग्रेस पर प्रभाव था, और उनके द्वारा किस प्रकार से आंदोलन चलाए गए और किस प्रकार से उसको सफलता मिली, और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे जो कि उदारवादियों से जुड़े हुए थे, जैसे कि कौन कौन से उदारवादी व्यक्तित्व थे, उनके द्वारा कौन कौन सी मांगें की गई ब्रिटिश सरकार से और किन मांगों की पूर्ति हुई, इन सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में समझा। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें जो उदारवादी कांग्रेस की राजनीति थी उसको हमने पूरा कवर किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आपसे, और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि कांग्रेस पर गुरुवादी जो विचारधारा के लोग थे उनका क्या प्रभाव रहा, और उस चरण में कौन कौन सी भारत में घटनाएं घटित हुई, और उसके कारण उदारवादियों और उग्रवादियों में किस प्रकार की जाकर के आगे विवाद पैदा हुआ, और उस विवाद के कारण किस प्रकार से कांग्रेस की जो फूट हुई, कांग्रेस एक दो टुकड़े में बट गया। इन सब बातों को फिर पढ़ाएंगे। फिर बाद में गांधीवादी राजनीति में देखेंगे कि किस प्रकार से 1919 से 1947 के बीच में एक लंबे समय तक जो उनका प्रभाव रहा और अलग अलग घटनाएं घटित हुई, इनको हम बताएंगे। फिर इसी तरह से क्रांतिकारी आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे कि जो युवा वर्ग थे उनके द्वारा किस प्रकार से जो उस समय शक्ति का प्रयोग करके सत्ता को हासिल किया जाने का प्रयास किया जाने लगा। तो इन सब चीज़ों को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।